Hello students, today our topic is HTML, and in this lecture we are going to discuss about tables used in HTML. So let's start. So students, हम जानते हैं टेबल टैग के थ्रू टेबल को इम्प्लीमेंट किया जाता है और टेबल टैग के साथ हमें रिक्वायरमेंट होती है TR टैग और TD टैग की, टेबल रो और टेबल डेटा। TR रेफर्स फॉर टेबल रो एंड TD रेफर्स फॉर टेबल डेटा। तो TR और TD टैग की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम टेबल टैग लिखते हैं और इसके एक असेंशियल एट्रीब्यूट है जो है बॉर्डर टैग। बॉर्डर अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो होगा तो ये कि टेबल तो बनेगी लेकिन टेबल का बॉर्डर विजिबल नहीं होगा, तो एक्चुअली टेबल की तरह वो शो नहीं होगा, डेटा लगेगा नहीं एटलीस्ट आपको कि वो टेबल है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये असेंशियल है, आप इसको मेंशन कीजिए जब भी कभी भी आपसे कहा जाए या ना कहा जाए, आप टेबल क्रिएट करते समय आप बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ कीजिएगा। वैल्यू 1 लेना है आपको, एटलीस्ट 0 पर का मतलब है कि बॉर्डर विजिबल नहीं होगा, तो एटलीस्ट 1 तो ले लीजिएगा आप इसकी। देन आफ्टर हमें जितनी भी हमें रो डिक्लेयर करनी होती है तो TR टैग के थ्रू हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे अभी हमको अगर 2 रो क्रिएट करनी है तो 2 टाइम्स हम TR टैग लिखेंगे। सो इनसाइड द TR टैग आपको फिर सेल का डेटा लिखना पड़ेगा। डेटा लिखने के लिए आपको TD टैग यूज़ करना पड़ेगा। ब्लू कलर से TD मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे फर्स्ट सेल का डेटा है रो 1 कॉलम 1 और सेकंड सेल का डेटा है रो 1 कॉलम 2, ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट रो की। ओके, अब सेकंड रो की अगर हम बात करें तो सेकंड रो के अंदर डेटा है रो 2 कॉलम 1 और रो 2 कॉलम 2, तो ये हम सेकंड रो के अंदर मेंशन करेंगे। अभी अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो 7 का जो वीडियो है 7 जून का, वो जाके वीडियो देखिए, तभी ये आपको क्लियर हो पाएगा। मैं इसको यहाँ पर इसलिए रिवाइज़ करा रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्चुअली वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, लेकिन अभी हमारी कोशिश ये है कि हम एक साथ सभी टेबल के टैग्स को और एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके टेबल को और अच्छी तरीके से इस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकें। अभी सेकंड जो टॉपिक था वो था टेबल हेडिंग। जनरली ऐसा होता है कि जब आप टेबल बनाते हैं तो टेबल में कॉलम्स के नेम भी होते हैं और कॉलम्स के अंदर जो नेम होते हैं वो हमें मेंशन करने पड़ते हैं TS टैग के थ्रू। अब आप ये कहेंगे कि सर क्या हम TD टैग के थ्रू मेंशन कर सकते हैं? देखिए, अगर आप TD टैग के थ्रू जाएंगे तो होगा क्या कि वो टेबल के डेटा की नॉर्मल डेटा जैसे अदर डेटा उसी तरीके से वो भी रिप्रेजेंट होगा। लेकिन अगर आप TH के थ्रू जाएंगे तो वो जो आप डेटा देंगे वो बोल्ड होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो सेंटर्ड होगा। ठीक है, तो ये दोनों काम एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। तो आपने ये देखा इसके अंदर येलो कलर में मैंने मार्क कर रखा है। तो जैसे हम टेबल रो डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम टेबल रो डिक्लेयर करेंगे एक, और उसमें हम TD की जगह इन प्लेस ऑफ TD हमें TH लिखना होगा। ठीक है, तो TH लिखेंगे तो TH में जो भी हमें कॉलम के नेम देने हैं वो या हेडिंग देनी है वो हम हेडिंग मेंशन कर सकते हैं। TH का मतलब है टेबल हेडिंग। नेक्स्ट था सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट्स। तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स आपके बेसिकली टेबल के ही एट्रीब्यूट्स हैं और इसके अंदर जो हम वैल्यू देते हैं, तो पहले ये समझ लीजिए सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग है क्या। देखिए, अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो आपके पास हम कह सकते हैं कि 2 डिफरेंट वेज हैं जहाँ स्पेस बढ़ा सकते हैं। पहला तो हमें स्पेस किसके बीच में बढ़ाना है ये आपको समझना पड़ेगा। स्पेस अगर आपको सेल्स के बीच में बढ़ाना है तो आपको सेल स्पेसिंग यूज़ करना पड़ेगा, और इनसाइड द सेल बढ़ाना है। इनसाइड द सेल से मतलब है यहाँ पर कि सेल का जो कंटेंट है और जो सेल की बाउंड्री उसके बीच में अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो आपको सेल पैडिंग एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट को यूज़ कीजिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और इसको मेंशन किया जाता है टेबल टैग के अंदर। जैसे आपने देखा है कि टेबल बॉर्डर 1 लिखा है, स्पेस देके सेल पैडिंग, जो भी वैल्यू इसकी वैल्यू दे दीजिए। 5 दिया तो 5 पॉइंट का स्पेस बढ़ेगा, और ज़्यादा भी दे सकते हैं आप इसमें। और फिर सेल स्पेसिंग से सेल्स के बीच में स्पेस बढ़ेगा। तो सेल स्पेसिंग मीन्स स्पेस इंक्रीज बिटवीन द सेल्स, या एमंग द सेल्स कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। और सेल पैडिंग का मतलब है स्पेस इन इंक्रीज बिटवीन द कंटेंट ऑफ द सेल एंड द बाउंड्री ऑफ द सेल। तो जो कंटेंट होता है ना सेल का, जो भी कुछ इसके अंदर लिखा हुआ डेटा लिखा हुआ वटेवर जो भी डेटा है वो और सेल के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था टेबल के बैकग्राउंड के बारे में। हम टेबल में एक काम कर सकते हैं कि हम टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, और जो बाउंड्री होती है टेबल की, जो बॉर्डर है
उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए एट्रीब्यूट होते हैं बॉर्डर कलर और बीजी कलर। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, टेबल के थ्रू नहीं लेकिन जनरली भी पैराग्राफ वगैरह में हम बीजी कलर यूज़ करते हैं। तो बॉर्डर कलर से मतलब है कि बॉर्डर का कलर, टेबल का जो भी बॉर्डर है उसका कलर, तो आप कलर का नेम दे दीजिए बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट के साथ। और अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए बीजी कलर यूज़ होता है, याद रखिएगा बीजी कलर, ठीक है। और इसमें भी आप कलर की वैल्यू दे सकते हैं। ये एट्रीब्यूट टेबल के साथ यूज़ होते हैं, लेकिन और भी जगह जैसे बीजी कलर को आप पैराग्राफ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये बीजी कलर ये टेबल का ही एट्रीब्यूट नहीं है, इसको आप टीआर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, टीडी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर एक सेल का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो टीडी के साथ यूज़ कीजिए इसको। और अगर आप रो का डेटा चेंज करना रो का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो टीआर के साथ। और कंप्लीटली टेबल का का बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको टेबल के साथ यूज़ कीजिएगा। तो जहाँ भी आप यूज़ करेंगे उसी का कलर चेंज हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हमने इसको टेबल के साथ मेंशन किया है तो टेबल का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा और वो येलो कलर का हो जाएगा। यहाँ पर बॉर्डर कलर ग्रीन रहेगा टेबल का, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन लिखा है आपने, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है। ये भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका अगर आपको देखना है और ज़्यादा समझना अच्छी तरीके से तो लास्ट वीडियो को देखिए। 7 लास्ट वीडियो से मतलब है यहाँ पर ये 8 जून का वीडियो, आपको 7 जून का वीडियो देखना पड़ेगा। और एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को समझ लीजिए, पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है इन प्लेस ऑफ कलर, अगर आपको इमेज लगानी, कलर नहीं चाहिए आपको, इमेज चाहिए, तो उसके लिए बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि ये बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि कलर चेंज करने के लिए बीजी कलर और इमेज के लिए आपको बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो आप बैकग्राउंड लिखिए इक्वल टू जो भी जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, इमेज का, वो कम्प्लीटली इमेज का एड्रेस लिख दीजिए। अगर आपने डेस्कटॉप पर ही अपनी फ़ाइल को बनाया है और डेस्कटॉप पर ही आपकी इमेज है तो सिर्फ इमेज का नेम लिखने से ही वो इमेज विजिबल हो जाएगी। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था, दिखाया भी था आपको किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट और थे, तो ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आज हम जो डिस्कस करने चाह रहे हैं इनके साथ साथ, क्योंकि लास्ट में अभी पिछली बार हमने रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट को कवर नहीं कर पाए थे और वो बताना ज़रूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आज हम जो अभी तक हमने सब जो एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं वो तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, साथ में हम और एक दो टॉपिक जो हमने बताए थे जो रह गए अभी आपको, वो और डिस्कस करेंगे। तो एक और एट्रीब्यूट था टेबल हाइट और विड्थ। तो अब अभी अगर आप टेबल की हाइट और विड्थ चेंज करना चाहते हैं, टेबल का साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट की हेल्प से कर सकते हैं। हाइट एट्रीब्यूट जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, तो हाइट चेंज करना है तो आपको हाइट, और विड्थ चेंज करनी है तो विड्थ। इसकी वैल्यू जो होती है वो आप पिक्सल की फॉर्म में दे सकते हैं या परसेंटेज की फॉर्म में दे सकते हैं। परसेंटेज से मतलब यहाँ पर है जितना स्क्रीन का अवेलेबल एरिया है ना उसका ओवरऑल परसेंटेज। तो जैसे यहाँ पर विड्थ दे रखा 400 है 150, तो ये पिक्सल की फॉर्म में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन का 50% हाइट टेबल की हाइट हो तो वहाँ हाइट इज इक्वल टू 50% कर दीजिए। टेबल जो स्क्रीन की जो विड्थ है उसका 80% चाह रहे हैं तो विड्थ इज इक्वल टू 80% लिख दीजिएगा। तो वहाँ 80% और 50% लिखना पड़ेगा। और अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में चाह रहे हैं तो 400 और 150 जो भी आप पॉइंट्स जितने भी चाहते हैं वो आप हाइट और विड्थ पिक्सल की फॉर्म में लिख दीजिएगा। बाकी टेबल में एज यूजुअल जैसे हम टी आर लिखते हैं, टी डी लिखते हैं, टी एच लिखते हैं, वो अपनी जगह रहेगा। यहाँ पर बात हम सिर्फ कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स की, ओके। एक और था टेबल कैप्शन। ये एट्रीब्यूट हम टेबल टैग के बाद यूज़ करते हैं। इसको यूज़ क्यों करते हैं? इसको यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जनरली होता क्या है कि हमें टेबल की एक हेडिंग भी देनी पड़ती है। आप किस चीज़ की टेबल बना रहे हो? फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हो, तो आप ये चाह रहे हो कि टेबल के ऊपर स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा हुआ आ जाए। तो उसे कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर तो हम पैराग्राफ की हेल्प से भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप टेबल चाह रहे हैं तो आप कोशिश ये करेंगे कि जब टेबल बन जाए ना आपकी, तो कम्प्लीटली वो टेबल की तरह ही डेटा पूरा कम्प्लीटली शो हो, चाहे उसके अंदर कॉलम की हेडिंग हो चाहे वो टेबल की हेडिंग हो। तो उसके लिए इसके लिए एक टैग होता है, कैप्शन टैग। इसको हम टेबल के बाद लिखते हैं, ठीक है। तो ये टेबल का ही पार्ट होता है, पैराग्राफ फिर अलग टैग हो जाएगा। तो ये टेबल का ही पार्ट होता है। तो आप कैप्शन लिखिए, कैप्शन के अंदर आप जो भी टेबल का टाइटल देना चाह रहे हो वो टाइटल दे दीजिए, तो वो टेबल का टाइटल बन जाएगा। चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने नेम दे दिया, मान लीजिए PKS फाइल का नेम। तो PKS में जाएंगे
और एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं और मैं चेंजेस करता जाऊंगा और आप देखते रहिएगा कि किस तरीके से चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आउटपुट में आपके। तो पहले एक सिंपल टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, यूजिंग टेबल टैग, टी आर टैग और टी डी टैग। तो ये हमारा प्रोग्राम है। सेव करेंगे फाइल को, आउटपुट भी आउटपुट के लिए फाइल को सेव एज करेंगे और फिर एक HTML फाइल क्रिएट हो जाएगी हमारी। तो फाइल में आके सेव एज में जाएंगे हम यहाँ पर। सिंपल टेबल जिसका बॉर्डर विजिबल होगा, इसलिए मैंने बॉर्डर इक्वल टू 1 लिखा है, उसके साथ हम एक टेबल क्रिएट कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये बिल्कुल एक सिंपल टेबल बनी है यहाँ पर, जिसमें हमने टेबल TR और TD टैग का यूज़ किया है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा बहुत चेंज करते जाएंगे और आप देखेंगे कि आउटपुट किस तरीके से चेंज होता है। तो पहले एक सिंपल टेबल क्रिएट कर ले रहे हैं, एक्सटेंशन होगा .html, ठीक है, और डेस्कटॉप पर ही सेव करते हैं इसको हम, नेम भी सेम ही रखते हैं। ये देखिए ये हमारी टेक्स्ट फाइल है, ये HTML, देखिए ये आउटपुट आ गया हमारा, क्लियर। ये एक टेबल आ रही है आपकी, सिंपल टेबल आ रही है अभी। बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, बॉर्डर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने बॉर्डर इक्वल टू 1 लिखा है। अगर आप बॉर्डर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 0 होती है, इट मीन्स बॉर्डर विजिबल नहीं होगा, क्लियर है, ये याद रखिएगा। तो जब कभी भी टेबल बनाएं, आपसे कहा जाए बॉर्डर के लिए ना कहा जाए, आप बॉर्डर एट्रीब्यूट को मेंशन जरूर कीजिएगा। आप बॉर्डर एट्रीब्यूट मेंशन नहीं करेंगे तो फिर बॉर्डर विजिबल नहीं होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक डेटा है, एक और टेबल बनाते हैं सिंपल। अभी ये रो 1 कॉलम 1 दिखाई दे रहा है, इसकी जगह हम कुछ डेटा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा डेटा के साथ एक टेबल बनाता हूँ जो आपको थोड़ा लगे कि हाँ वो वाकई में एक टेबल है। तो चलिए एक दिखाते हैं इसको। पिछली बार की तरह है, बस डेटा मैंने चेंज कर दिया उसका और बाकी सभी कुछ सेम रखा है हमने। ये देखिए क्लियर हो गया। रमेश रमन 5000, सबीर हुसैन 7000। अब देखिए इसमें एक कमी है। अब वो आपको क्या लगेगा कि ये रमेश रमन सबीर हुसैन, आपको लगेगा अच्छा ये क्या है, ये तो नेम हो सकते हैं, नेम ही है। और 5000 7000 कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए सैलरी है, तो हमको कैसे पता चलेगा ये सैलरी है क्या है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये इसकी कॉलम की भी हेडिंग हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, हमें एक रो और इंसर्ट करनी पड़ेगी और उस रो के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, TH यूज़ करना पड़ेगा, TH। अब देखिए TH यूज़ करने से क्या होगा इन प्लेस ऑफ TD, कि आपका वो जो आएगा ना डेटा, ये देखिए वो सेंटर में आ जाएगा और बोल्ड हो जाएगा। अगर आप TD लिखेंगे तो सेंटर और बोल्ड नहीं होगा, नॉर्मल डेटा की तरह रिफ्लेक्ट होगा, जैसे रमेश रमन और सबीर हुसैन दिखाई दे रहा है उसी तरीके से। तो यहाँ आपको क्लियरली पता है कि ये आपकी हेडिंग है, ये देख लीजिए आउटपुट, क्लियर। तो एक ये हो गया आपका। अभी ये सिंपल है। अभी देखिए हम कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। तो अभी ये टेबल तो हमारे पास बनी हुई है ऑलरेडी। तो अभी हम क्या करते हैं कि सेल के का स्पेस बढ़ाते हैं विद इन द सेल और बिटवीन द सेल। इट मीन्स सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट दोनों एक साथ यूज़ करते हैं। वैल्यू 5 दे रखी, मैं थोड़ा सा इसे इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और सही से दिखाई दे। मैंने 15 कर दिया। चलिए यहाँ पर सेव किया, रन किया, ये देखिए सेल्स के बीच में भी स्पेस बढ़ा है और इनसाइड द सेल का मतलब है कंटेंट ऑफ द सेल एंड द बाउंड्री ऑफ द सेल, वहाँ भी स्पेस इंक्रीज हुआ है। तो दोनों जगह स्पेस इंक्रीज हुआ है, क्लियर। इसको सेव कर देंगे। चलिए तो सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग एट्रीब्यूट समझ में आ गए आपको। अभी देखिए
इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो यहाँ मैं वैल्यू उतना डिटेल में नहीं बताऊँगा आपको। बॉर्डर कलर, बीजी कलर, यहाँ मैं सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्रोग्राम ऐसा बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर सभी एट्रीब्यूट्स हों और सभी टैग यूज़ हों जो टेबल के हैं। बॉर्डर कलर देखिए। अच्छा, ये और याद रखिएगा कि बीजी कलर और बैकग्राउंड हम साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं कर सकते, करते नहीं हैं, जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर बैकग्राउंड में आप कलर चाह रहे हैं तो फिर इमेज का कोई मतलब नहीं है, इमेज चाह रहे हैं तो फिर कलर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई सेंस नहीं है इसका। तो हम या तो बीजी कलर यूज़ करते हैं या बॉर्डर या बैकग्राउंड यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा किसी भी प्रोग्राम में आप देखेंगे नहीं ऐसा, बुक में भी दे रखा होगा कि बैकग्राउंड और बीजी कलर दोनों एक साथ यूज़ कर रखे हैं। तो अभी ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। अब हाइट और विड्थ की बात करते हैं। टेबल की हाइट और विड्थ यूज़ करना चाह रहे हैं तो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट है, तो ये भी टेबल के ही एट्रीब्यूट है, तो इसको भी मेंशन कर देते हैं। अभी ये पॉइंट्स की फॉर्म में दे रखा है आंसर, ये देखिए हमारा बैकग्राउंड में येलो आ रहा है और बीजी कलर जो है वो आपका ग्रीन है। अब विड्थ और हाइट चेंज करके देखते हैं, विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट को भी यूज़ करके देखते हैं। सेव किया प्रोग्राम को, रन किया, ये देखिए हाइट और विड्थ चेंज हो गई, ठीक है। और चाहते हैं तो और चेंज कर लीजिए इसको, हाइट और विड्थ की वैल्यू को। अभी पॉइंट्स की फॉर्म में, आप पिक्सल की फॉर्म में है, अभी आप चाहें तो इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी पिक्सल की फॉर्म में मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ 400, देखिए क्या इम्पैक्ट होता है, आउटपुट क्या आता है, ये देखिए, ठीक है, चेंज हो गया। तो हाइट चेंज हो गई, तो हाइट और विथ एट्रीब्यूट भी हो गया। टेबल कैप्शन, तो कैप्शन टैग को भी यूज़ करते हैं। अभी टेबल की अगर आपको हेडिंग देनी है पर्टिकुलर एक, तो कैप्शन एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। याद रखिएगा ये बिल्कुल टेबल के बाद यूज़ होता है। अब इसको टी एच से कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा। टी एच बेसिकली हम यूज़ करते हैं टेबल के जो कॉलम्स हैं उनको हेडिंग बनाने के लिए, ठीक है, कॉलम्स का नेम देने के लिए, और कैप्शन है टेबल का नेम देने के लिए, टेबल का टाइटल देने के लिए। तो ये देखिए अभी मैंने दे दिया टेबल के बाद कैप्शन, दिस इज़ द कैप्शन। आउटपुट को देखिए, अब ये आउटपुट है विदाउट कैप्शन। अब देखिए ये यहाँ मेंशन हो गया, दिस इज़ द कैप्शन। क्लियर? तो ये टेबल हो गई आपकी। आगे देखिए, ये भी डिस्कस नहीं हुआ पॉइंट। चलिए अब आज की बात करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ये अभी हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, वो पिछली बार थे हम, यहाँ तक हमने सब डिस्कस कर लिया था। अब मेन पॉइंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है इसका टेबल का, और वो है रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। तो रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट क्या होते हैं पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का ये जो यूज़ है वो ये है कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं आपके, इसके थ्रू हम सेल को मर्ज कर सकते हैं। अब सेल को अगर हमें मर्ज करना है तो सेल को हम रो वाइज ही मर्ज कर सकते हैं और कॉलम वाइज ही मर्ज कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आपको रो वाइज मर्ज करना है तो आप रो स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ करोगे, और अगर आपको कॉलम वाइज करना है तो कॉल स्पैन। इतना सा कॉन्सेप्ट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो एट्रीब्यूट हैं ये टीडी के हैं, टेबल डेटा, ठीक है। तो जहाँ मतलब आप सेल मेंशन कर रहे हैं, सेल का डेटा मेंशन कर रहे हैं, वहीं आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन लिखना पड़ेगा। जैसे इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें अगर स्पेशली, तो हम इसमें अंदर देखेंगे कि फर्स्ट रो का डेटा है, ठीक है, आपने उसके अंदर तो हेडिंग दी है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, लेकिन जब से आपने सेकेंड रो का डेटा मेंशन किया है तो आपने फिर 2 रो को मर्ज किया है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट रो के अंदर टी डी रो स्पैन इक्वल टू 2, ऑफिस का जो भी डेटा देना चाहें वो दे दीजिए। तो याद रखिएगा। अच्छा एक बात और इसके साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैंने स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूज होते हुए देखा है कि जब आपने सेल का डेटा मर्ज कर दिया, चाहे वो रो वाइज किया है या वो कॉलम वाइज किया है, तो नेक्स्ट रो में या नेक्स्ट कॉलम में ऑटोमेटिकली एक वैल्यू आपको कम देनी होगी। क्लियर? क्यों देनी होगी कम? वो कम इसलिए देनी होगी क्योंकि एक डेटा तो ऑलरेडी मर्ज हो गया ना आपका, एक सेल तो ऑलरेडी मर्ज हो गई, तो जो सेल मर्ज हो गई उसका डेटा फिर नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि रो वाइज कॉलम वाइज आप कैसे आपने मर्ज किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डेटा भी देना होता है। मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको। रो स्पैन इज इक्वल टू 2 है तो रो मर्ज होंगी, और कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 है। देखिए वैल्यू 2 का मतलब है यहाँ पर 2 रो मर्ज हुई हैं, 2 सेल्स मर्ज हुए हैं रो वाइज, ऐसे कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आप मोर देन 2 देते हैं तो फिर उतने ही रो वाइज सेल मर्ज होंगे। 5 देते हैं तो इसका मतलब है रो वाइज 5 सेल मर्ज हुए हैं। क्लियर?
और अगर आप कॉल स्पैन लिखते हैं तो फिर इसका मतलब है कॉलम वाइज आपकी सेल्स मर्ज हुई हैं, जितनी वैल्यू लिखेंगे 2 3 4 5 6 उतनी सेल्स मर्ज हुई हैं उसकी। तो वो भी एक पॉइंट था। आई थिंक अभी समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा सा इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको, तो और क्लियर हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा जा चुका, सो मैनी नंबर ऑफ टाइम्स, और एक तरीके से ये एक फिक्स क्वेश्चन है कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, FIT का या कंप्यूटर एप्लीकेशन का HTML है आपके सिलेबस में, टेबल आना ही है। तो सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और रो स्पैन, कॉल स्पैन दोनों ही पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं ये। और डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी कोडिंग के थ्रू भी पूछा जाता है। मान लीजिए कोड दे रखा होगा, उसका आउटपुट पूछा जाएगा, या आउटपुट दे रखा होगा एक, तो उसका कहा जाएगा इसका कोड लिखिए, इसके लिए कोडिंग कीजिए, उसमें रो स्पैन, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे होंगे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप सभी अच्छी तरीके से, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो चलिए अब देखते हैं रो स्पैन इजिकल टू 2। ये हमारा डेटा था, ठीक है। तो रो स्पैन, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट तो बहुत अभी तक मैंने इतने एट्रीब्यूट यूज़ किए, तो वो सभी आपको देखना है, लेकिन स्पेशली इस पर फोकस करना है, कॉल स्पैन, रो स्पैन पर, और सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग पर। इसको बहुत अच्छी तरीके से करके देखना है, ठीक है। और जितने आप प्रोग्राम बना सकते हैं अलग अलग तरीके से, या जो बुक के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, आप बुक के अगर एक्सरसाइज देखेंगे, सुमिता अरोड़ा में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत क्वेश्चन है इसके, स्पेशली रो स्पैन, कॉल स्पैन के, जहाँ डिफरेंट टाइप से रो को और रो वाइज और कॉलम वाइज डिफरेंट सेल्स को मर्ज किया गया है। तो थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद आपको भी इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये तो क्लियर है कि एग्ज़ाम में तो ये आना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो रो स्पैन, कॉल स्पैन और सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग की बात हो तो याद रखिएगा कि सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग एट्रीब्यूट टेबल के हैं, टेबल टैग के हैं, जबकि रो स्पैन, कॉल स्पैन हम TD के साथ यूज़ करते हैं, टेबल डेटा के साथ यूज़ करते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जहाँ सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग सेल्स के बीच में या सेल के अंदर स्पेस बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, वहीं रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट बेसिकली रो वाइज या कॉलम वाइज सेल्स को मर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो ये हमारा प्रोग्राम था। अभी चलिए हमको रो स्पैन, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ करना है, तो हम एक काम करते हैं, पहले एक रो और इंसर्ट कर लेते हैं, तो फिर रो मर्ज करना थोड़ा सही लगेगा आपको। अभी तो सिर्फ हमारे पास टू रोज़ हैं और 4 सेल्स हैं टोटल ओवरऑल, और हेडिंग को भी मिला दी जाए तो 3 रो हैं। तो उसका तो मर्ज नहीं करना हमको, उसका कोई मतलब बैठेगा नहीं। एक रो और इंसर्ट कर लेते हैं। एक कॉलम भी इंसर्ट कर लेते हैं। एक कॉलम हमने मान लीजिए इंसर्ट कर लिया, एड्रेस, ठीक है। तो हेडिंग में देंगे पहले एक एड्रेस, और फिर यहाँ भी एक डेटा और इंक्रीज़ करना पड़ेगा, TD, इसमें एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, आप कम्प्लीटली लिखना चाहे लिख सकते हैं। वैल्यू चेंज कर देंगे, एड्रेस लिख देंगे कुछ भी, मान लीजिए दिल्ली लिख दिया, ठीक है। तो अभी सभी रो में 3 डेटा होना चाहिए, 3 टाइम्स TD यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, इसमें लिख दिया, चलिए वाराणसी लिख दिया। पहले थोड़ा सा डेटा को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद TR और TD को इम्प्लीमेंट करेंगे, सॉरी रो स्पैन और कॉल स्पैन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थर्ड में मैंने एक और डेटा इंसर्ट कर दिया, वाराणसी। अब हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हर रो में 3 सेल्स हैं, उसका डेटा है, पहला नेम है, सेकंड सैलरी और थर्ड इसका एड्रेस है, ठीक है। और चलिए एक रो और इंसर्ट कर लेते हैं, कॉलम भी एक इंसर्ट कर लिया एक्स्ट्रा, एक रो और इंसर्ट कर लेते हैं। TR को एक बार और लिखेंगे,
डेटा थोड़ा चेंज कर देते हैं, सब्बीर हुसैन की जगह लिखते हैं, चलिए पीटर पीटर जॉनसन लिखते हैं, सैली भी चेंज कर देते हैं और एड्रेस भी चेंज कर देते हैं, कानपुर लिख देते हैं। चलिए तो अभी हमारे पास ये डेटा, अभी देखिए मैंने इसमें रो स्पैन कॉल स्पैन यूज़ नहीं किया, सिंपल एक डेटा बनाया है। पहले आपको डेटा बता देता हूँ, उसके बाद देखेंगे किस तरीके से मर्ज किया जा सकता है। क्लियर? तो ये डेटा है हमारा, रिफ्रेश किया पेज को, ये देखिए सेव कर लिया आउटपुट और पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब ये हमारा डेटा है, ठीक है। अभी हम रो स्पैन कॉल स्पैन एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। आप देख पा रहे हैं 3 कॉलम्स है हमारे पास, नेम, सैलरी, एड्रेस, ठीक है, उसका डेटा है। और आप इसमें डिफरेंस सेल के बीच में जो डिफरेंस है वो इसलिए देख पा रहे हैं, गैप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो प्रोग्राम था उसमें हमने सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग एट्रीब्यूट यूज़ किए थे, तो उसको तो हमने सेम ही रखा है। उससे हमारा इसका रो स्पैन कॉल स्पैन का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन यूज़ करना चाहें तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था स्टार्टिंग में, हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें सभी एट्रीब्यूट्स यूज़ हो जाएं, ठीक है। तो कोशिश हमारी यही है यहाँ पर। और अभी फ़िलहाल हमारा मेन फोकस रहेगा कि किस तरीके से रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट को यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए, अब मैं रो वाइज मर्ज कर रहा हूँ डेटा, तो फर्स्ट रो के अंदर जाएंगे, टी को छोड़ दे रहे हैं, टी तो हेडिंग अपनी जगह रहेगी। अब तो यहाँ पर जब आप फर्स्ट रो जिसके अंदर डेटा था, टी था, वहाँ मैं रो वाइज मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिखा रो स्पैन इज इक्वल टू 2 रो को मर्ज करना चाह रहा है, ठीक है। तो 2 रो को मर्ज करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखूँगा। क्लियर? जैसे ये रहा यहाँ रो स्पैन इज इक्वल टू 2, इस तरीके से। क्लियर? अब देखिए, जब रो वाइज 2 सेल्स मर्ज हो गए तो नेक्स्ट रो के अंदर फर्स्ट डेटा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मर्ज हो चुका है ऑलरेडी ऊपर, तो यहाँ से हम इसे हटा देंगे। क्लियर? समझ में आया आपको? रो वाइज मर्ज हो चुका था, इसलिए नेक्स्ट रो के अंदर ऑटोमेटिकली एक डेटा कम हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आउटपुट आएगा। अब ये समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से, ये देखिए अब रमेश रमन एक्चुअली 2 रो वाइज 2 सेल्स को मर्ज करके ये डेटा रमेश रमन शो हो रहा है। तो देख ही लिया आपने, इस तरीके से रो वाइज हम कर सकते हैं, और सेम वर्क कर सकते हैं हम कॉलम वाइज भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए अभी हमें कॉलम वाइज मर्ज करना है डेटा, तो फर्स्ट रो में तो मैंने रो वाइज मर्ज कर दिया था। अब सेकंड रो में जाएंगे, देखिए एक सेल ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है, ठीक है। अब हम उसके बची हुई 2 रो को और कॉलम वाइज मर्ज करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक डेटा होगा, तो इसलिए हमने लिखा टी डी कॉल स्पैन इज इक्वल टू 7000। तो दोनों जो एडजेसेंट कॉलम थे, रो सेल थे कॉलम वाइज, वो दोनों मर्ज हो जाएंगे, उसमें लिखा आ जाएगा 7000। क्लियर है? तो इसलिए मैंने लिखा टी डी कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट रो के अंदर 2 हमने रो स्पैन यूज़ किया, 2 रो वाइज 2 सेल्स को मर्ज किया। और जब हम सेकंड रो में आएंगे, तो चूंकि एक सेकंड रो के अंदर एक सेल ऑलरेडी मर्ज हो चुका है अपर सेल के साथ, और बाकी 2 सेल को हमें मर्ज करना है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा रह जाएगा। तो हमने लिखा टी डी कॉल स्पैन इज इक्वल टू 7000। और थर्ड रो में तो कुछ भी मर्ज नहीं हुआ था, तो वो डेटा अपनी जगह एज यूजल वैसा का वैसा रहेगा, पीटर जॉनसन 8000 और कानपुर। अभी चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए आप, अब रो वाइज डेटा मर्ज किया था, तो रमेश रमन रो वाइज 2 सेल्स मर्ज हो गए, और हमने कॉलम वाइज मर्ज किया था 2 सेल्स को, तो 7000 आपको एक सिंगल कॉलम में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने ये कहा था कि सेकंड रो में सिर्फ एक सेल होगा, वो इसलिए होगा, आप देखिए
क्योंकि सेकंड सेल में सेकंड रो में 3 सेल होने चाहिए थे, लेकिन एक सेल का डेटा हम ऑलरेडी एक रो के साथ मर्ज कर चुके हैं अपर, और इसी के अंदर हमने कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ किया है, तो 2 सेल्स को मर्ज किया कॉलम वाइज, तो अभी हमारे पास सिर्फ एक सेल का डेटा रह जाएगा जिसमें हमने वैल्यू 7000 दी है, जो हमें दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पर। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट कॉलम्स को डिफरेंट रोज़ को मर्ज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा सा इस प्रोग्राम पर और डिफरेंट रोज़ और कॉलम्स को मर्ज करके देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।